नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है, नर्सिंग अधिकार है या विधिक अधिकार है। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में ये मूल अधिकार था नहीं था, ये विधिक अधिकार है। लेकिन पहले की बात करता हूँ तो पहले ये मूल अधिकार में शामिल था। अब इस कौन सा अधिकार है, तो ये अब विधिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार में जोड़ा गया है और ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये बात की गई है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? क्या 20वें अनुच्छेद में, क्या 21वें अनुच्छेद में या अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 21A में? तो अनुच्छेद 21A में ये बात जोड़ी गई है, ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान के बात में बात की गई है, यानी उसका अधिकार की बात की गई है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में और समझते हैं। भारत संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से कुल कितने पारित हो चुके हैं? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, 395 10 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां या 444 या 12 अनुसूचियां। तो अंतिम रूप से जो पारित हुई हो 395 8 अनुसूचियां शामिल हुई थी। अगली बात आती है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? क्या मूल अधिकार, क्या प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान संशोधन की प्रक्रिया को? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में लिखा है, इसको B.R. अम्बेडकर जी ने हृदय, संविधान के हृदय की संज्ञा दी है। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये प्रश्न। आइए 19 और 20 के बारे में जानते हैं। इस प्रश्नों के बारे में कह रहा है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? क्या B.N. नायरपाल का या किरण देसाई का या अरुंधति राय का या R.N. पामुक का? तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर है क्या? B.S. नायपाल का। क्या है? B.S. नायपाल का इसका सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्या पित्तीय या कोलेस्ट्रॉल या लाइसिक या यूरोक्रोम? तो आप सभी लोग जानते हैं मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21 के बारे में? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या जस्ते की परत चढ़ाना या मिश्रित धातु बनाना या वल्कनीकरण करना या गैल्वेनाइजेशन करना? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर है गैल्वेनाइजेशन करना। यही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन करना ही कहलाता है जंग चढ़ाना। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन लाजवाब है आपके लिए और प्रश्नों की सीरीज कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कह रहा, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? क्या
रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के का आवश्यकता के अपकेंद्रीय बल प्राप्त की जा सकती है। रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी के अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो ये इसका सटीक आंसर है, रेल सी विकल्प, इसका सी फॉर चेन्नई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 या 23 के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या वाराणसी या हमीरपुर? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर है लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क अवस्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। कह रहा है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या महंगाई पर नियंत्रण लगाया जाता है, या डिजिटल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देता है, या केवल ए या ए बी दोनों? तो आप सभी लोग जानते हो इसका डिजिटल पर दोनों का प्रभाव करता है, ए और दो दोनों पर प्रभाव पड़ता है। आज अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? क्या केरल क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में, या पूर्वी क्षेत्र में, या पश्चिमी क्षेत्र में? तो सर्वाधिक आर्थिक रूप उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता किस क्षेत्र में है? तो इसका सटीक आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 और 27 के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? क्या 2001 में, 2005 में, 2004 में, 2006 में? आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर 2004 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? क्या बी.जी. रेड्डी, या के.एम. मुंशी, या सरोजिनी नायडू, या बी.बी. गिरी? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राज्यपाल है उसका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। कह रहा है प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। कह रहा बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी कहाँ गाई जाती है? आप सबको पता है कजरी कहाँ गाई जाती है, तो बनारस में। बिरहा कहाँ जाता है? कानपुर में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। होली कहाँ गाई जाती है? होली तो ब्रज में गाया जाता है। तो इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी लोग जानते हो नौटंकी हाथरस में होती है। तो इसका विकल्प जो बी है वो सटीक आंसर नहीं है। बी फॉर बिरहा यहाँ नहीं, कानपुर में नहीं गाया जाता है, सुमेलित नहीं। आइए अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? क्या पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धि के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करना, नए पदों का सृजन एवं अर्थव्यवस्था, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं मानव अधिकार, या कार्य परिस्थितियों में सुधार एवं प्राप्त वेतन की सुविधा उपलब्ध कराना है? तो इसका सटीक आंसर है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाई करना है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।